एक बार फिर से शुरू करते हैं एक और नई ऑडियो बुक समरी। नमस्कार दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी को गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं हूँ एक गिगलर और मेरा नाम है रूबी पारिक और मैं हूँ आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब, जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस हैबिट, हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बिकम दैट वे, जिसे लिखा गया है ब्रैंडन ब्रूचार्ड के द्वारा। तो आइए जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको जानना है कि हाई लेवल मैनेजर्स और सीईओ अपनी हाई परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन रखते हैं? मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं? और फिर दो चीजें, अचीवर्स और हाई परफॉर्मर्स, ये अक्सर सुनने में आती है। तो एग्जैक्टली इनमें क्या फर्क होता है, ये क्या करते हैं और हमें क्या बनना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि अचीवर्स और हाई परफॉर्मर्स में डिफरेंस होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अचीवर्स सक्सेस पाने के लिए काफी हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें बहुत से चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और वो बिना रुके करते रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब अचीवर्स मोमेंटम को खो देते हैं, उनका करियर एक जगह पर आकर के रुक जाता है, उनका सारा एंथुजियाज्म ओवर होने लगता है। प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो सक्सेस तो अचीव कर लेते हैं लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रिंसिपल ही नहीं है जो कि उन्हें हायर गोल्स के लिए गाइड कर सके। मगर हाई परफॉर्मर्स ये सब कुछ हैंडल कर लेते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि अचीवर्स करते हैं, बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा। यही नहीं बल्कि हाई परफॉर्मर्स अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं और वो भी अपनी हैप्पीनेस और वेल बीइंग से कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। तो आपको भी अगर हाई परफॉर्मर बनना है तो एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा, कैसे आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की डिमांड्स को हैंडल करेंगे, और भी ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और इसका सीक्रेट है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स को सीखना। जी हाँ, ब्रैंडन ब्रूचार्ड कई सालों से हाई परफॉर्मर की कोचिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने इसे क्लोजली स्टडी किया है। इस फील्ड में उन्होंने इंटेंसिव रिसर्च और कई सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं। ब्रैंडन ने देखा कि हाई परफॉर्मर्स को डिफाइन करने वाली 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट्स होती है और यही चीज वो इस किताब के थ्रू अपने सभी रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप भी इन हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स को सीखेंगे और उन्हें अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। फिर चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मूवमेंट में आप पूरे हकदार है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के, असाधारण बनने के। तो चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहली हैबिट है सीक क्लैरिटी। यहाँ क्लैरिटी का मीनिंग है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप कौन है और आपके गोल्स क्या है। आपको ये सवाल बड़े बेसिक से लगेंगे लेकिन ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। अपने बारे में क्लियर होने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से अच्छी तरह वाकिफ है, और जब आप अपने बारे में क्लियर होते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होता है कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या नहीं है, क्या कीमती है, क्या बेकार है। तो खुद को अच्छे से जानना सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है। एक हाई परफॉर्मर बनने की जर्नी में आपको सेल्फ अवेयरनेस से शुरू करना पड़ेगा। अपनी पहचान, अपनी वैल्यूज और अपनी अच्छी बुरी आदतें, जो भी सब कुछ है, उन सब में क्लैरिटी रखें, क्योंकि ये सब आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक की चाबी है। अब अगली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अपने गोल्स को पहचानिए। आपके दिमाग में ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके गोल्स चैलेंजिंग होने चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग गोल्स आपके काम में और ज्यादा एनर्जी, एंजॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन लाएंगे। अच्छा बताइए, ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ जब आपको काम में फ्रस्ट्रेशन हुई और आपने खुद को डिसकनेक्टेड फील किया हो, या आपने खुद को रिमाइंड कराया हो कि भाई मैं कौन हूँ और मेरे गोल्स क्या है, मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो आप इस बारे में जो कर सकते हैं वो है एनविजन द फ्यूचर फॉर। जी हाँ, यानी खुद का फ्यूचर इमेजिन कीजिए। फ्यूचर फॉर क्या है, आइए जानते हैं। आपके फ्यूचर सेल्फ सोशल इंटरेक्शन, सर्विस और स्किल्स के लिए ये आपके विजन्स हैं। तो पहले आपके फ्यूचर सेल्फ की बात करते हैं। एक फेमस सेइंग है, नो योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में जानना। इससे भी बढ़कर हाई परफॉर्मर्स खुद को इमेजिन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप खुद को आज से 10 साल बाद कहाँ देखना पसंद करेंगे, तो इस सवाल का कोई इमीडिएट आंसर है आपके पास? लेकिन हाई परफॉर्मर्स इस सवाल का बहुत इजीली और कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता होता है कि वो क्या बनना चाहते हैं। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए उनके पास एक वेल थॉट आइडिया होता है और वो इसके लिए काम भी कर रहे होते हैं। अब अगली चीज है फ्यूचर फॉर में सोशल इंटरैक्शन। हाई परफॉर्मर्स में हाई सोशल इंटेलिजेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस होती है।
जिसका मतलब है कि जब वो दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं तो उस टाइम उनमें क्लैरिटी होती है। उन्हें अपनी पोजीशन के बारे में क्लियरली पता होता है और ये भी कि सामने वाले से कैसे डील करना है। जरा अपने लास्ट फोन कॉल को याद कीजिए। क्या आपको लगता है कि आपने राइट टोन में सामने वाले से बात की थी? अब याद कीजिए किसी के साथ अपना लास्ट कॉन्फ्लिक्ट। क्या आपने तब अपने वैल्यूज के बारे में जरा भी सोचा था? कॉन्वर्सेशन के दौरान क्या आपने ये एफर्ट किया कि आप एक बेटर लिसनर बने, शांति से सिर्फ सामने वाले को सुने? तो हाई परफॉर्मर्स जो कुछ भी करते हैं उसमें एक क्लियर इंटेंशन रहता है। वो पॉजिटिव इमोशंस देना चाहते हैं और दूसरों के लिए हमेशा एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन से पहले वो श्योर कर लेते हैं कि दूसरों के साथ किस टोन में बात करेंगे और वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की मदद कैसे की जाए। अगली लाइंस फ्यूचर स्किल्स के बारे में है। हाई परफॉर्मर्स का विजन हमेशा क्लियर होता है कि कौन सी स्किल उन्हें डेवलप करनी है। ये लोग अपनी हॉबीज को सीरियसली लेते हैं। जब वो कोई स्किल लर्न करने की सोचते हैं तो खुद को उसमें ट्रेन करके उस स्किल के मास्टर बन जाते हैं। हाई परफॉर्मर्स स्कैटर शॉट लर्नर्स नहीं होते, यानी कि किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से करना और डीप में न जाना। वो ऐसा कभी नहीं करते कि एक स्किल लर्न करने के लिए निकले और उसे छोड़ करके रास्ते में दूसरी स्किल के पीछे भागे। वो जो भी सीखते हैं उसमें एक्सीलेंस हासिल करते हैं। हाई परफॉर्मर्स जो भी स्किल लर्न करना चाहते हैं उसके लिए वेल प्लान करते हैं। वो एवरेज लर्नर कभी नहीं बनेंगे क्योंकि उन्हें स्पेशलिस्ट जो बनना है। जैसे कि अगर किसी हाई परफॉर्मर्स को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो हर किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्राई करने की बजाय किसी सिंगल पर फोकस करेगा। इसके लिए वो किसी एक्सपर्ट टीचर के पास जाएंगे और हार्ड प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर फॉर लास्ट में है सर्विस। कभी कभी जब आप वर्क प्लेस में अनमोटिवेटेड और अनइंस्पायर्ड फील करते हैं तो उसकी वजह है आप में सेंस ऑफ सर्विस की कमी। अपने डेली टास्क में आप कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि ये भी याद नहीं रहता कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं और कस्टमर से बहुत दूर आप काम करते हैं, तो आप जिन लोगों को सर्व कर रहे हैं उनसे कभी कभार जाकर मिलना चाहिए। आप उनकी बातें सुने और ये जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें कैसे बेटर सर्विस दे सकते हैं। हाई परफॉर्मर्स दूसरों के लिए फ्यूचर के लिए कंसर्न रहते हैं और यही रीजन है कि वो प्रेजेंट में लगातार अपना बेस्ट देते रहते हैं। अब आगे जानते हैं हैबिट नंबर 2 के बारे में, जो है जनरेट एनर्जी। जी हाँ, हाई परफॉर्मर्स के लिए एनर्जी सिर्फ फिजिकल लेवल तक लिमिट नहीं होती है। वे एक्टिव बॉडी को मेंटेन करते हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव इमोशंस और मेंटल ऑल्टरनेस की इंपॉर्टेंस पता होती है। हाई परफॉर्मर्स एक होलिस्टिक वे में एनर्जी को जनरेट करते हैं। वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहना चाहते हैं ताकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सके। जब आपकी एनर्जी लो होती है तो ये आपके पूरे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है। आप डाउन फील करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाते, आपको लगता है कि जैसे लाइफ ना बस कट रही है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको ना उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा और कोई आपसे ना तो कुछ खरीदेगा और ना ही आपको फॉलो करेगा। ब्रेंडन ब्रुचार्ड ने अपनी रिसर्च में पाया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव और सीईओ हमेशा हाई एनर्जी से भरे रहते हैं। किसी भी कंपनी में इन लोगों का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा रहता है। इतना ही नहीं, उन्हें किसी प्रो एथलीट से कंपेयर किया जा सकता है। हाई एनर्जी इंसान को और भी हैप्पीनेस और सक्सेस से भर देती है, जैसे कि सीईओ और क्वार्टरबैक्स। आप भी अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके लिए किसी पावर प्लांट को इमेजिन कीजिए जो कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। आपको भी पावर प्लांट की तरह होना चाहिए। आप भी और ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में जॉय, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और लव के लिए किसी और का वेट ना करें। ये सारे पॉजिटिव इमोशंस आपसे ही शुरू होते हैं। ये पॉसिबल है कि जब आप चाहे तब हाई एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और ये करने के लिए आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रिलीज टेंशन, सेट इंटेंशन। जी हाँ, ब्रेंडन ने बहुत से हाई परफॉर्मेंस को कोच किया है। उन्होंने उनके साथ क्लोजली काम किया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीईओ और बाकी के हाई परफॉर्मर्स की लो एनर्जी की वजह पुअर ट्रांजिशन है। अब ये ट्रांजिशन क्या है, आइए जानते हैं। ये तब होता है जब आप एक टास्क से दूसरे में चेंज करते हैं। जिस टाइम आप बेड से नीचे उतरते हैं तो वो ट्रांजिशन है, क्योंकि आप स्लिप मोड से वर्क मोड में शिफ्ट होते हैं। आप बात लेते हैं, तैयार होते हैं। शायद आपको अपने बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता हो। फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के ऑफिस पहुंचते हैं। तो ये सारे काम भी ट्रांजिशन है। अपनी डेस्क में काम करते करते आप मीटिंग अटेंड करने चले जाते हैं। ये एक और ट्रांजिशन है। जब आप घर लौट करके अपनी फैमिली के साथ
टाइम स्पेंड करते हैं तो एक एम्प्लॉय के रोल से डैड या मॉम के रोल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उन सारे ट्रांजिशन के बारे में सोचिए जो आप दिन भर में करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि किसी मीटिंग में आपकी अपने बॉस या कुलीग से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसके बाद आपको अपनी डेस्क पर आकर के और ज्यादा पेपर वर्क करना होता है। अपने अगले टास्क में शायद आप अपनी नेगेटिव एनर्जी पास करें, और अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो आप बहुत ही वर्स्ट फील करेंगे। इस चक्कर में आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो बैठेंगे। फिर जब आप घर लौटेंगे तो इतने ज्यादा थके होंगे कि किसी के भी साथ टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए ये सब आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको अपनी टेंशन को रिलीज करना होगा। अपने अगले टास्क में मूव करने से पहले थोड़ा आराम करें। आप अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स होने की कोशिश कर सकते हैं। एक गहरी सांस ले और एक बार ये टेंशन रिलीज हो जाए तो आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं। उन टास्क के बारे में सोचिए जो आपको आगे करने हैं। क्या है जो आपको अचीव करना है, आप इसे कैसे पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं। एनर्जी जनरेट करने के लिए अगला स्टेप है ब्रिंग द जॉय। पॉजिटिव इमोशन जैसे कि जॉय आपकी लाइफ में काफी कुछ बदल सकता है, और रिसर्च से पता चला है कि जॉय हाई परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। जो लोग पॉजिटिव इमोशन को मेंटेन रखते हैं हेल्दियर होते हैं, उनके रिलेशनशिप भी काफी बेहतर होते हैं और उनकी इनकम भी। जो लोग अपनी परफॉर्मेंस में जॉय लेकर आते हैं ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग ज्यादा कंपनसेट होने के साथ साथ दूसरों की मदद भी करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जॉय और बाकी पॉजिटिव इमोशंस बहुत तेजी से नए सेल्स को डेवलप करती है। दूसरी तरफ नेगेटिव इमोशंस हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ऐसा नहीं है कि हाई परफॉर्मर्स नेगेटिव इमोशंस को फील ही नहीं करते, भाई वो भी दुखी होते हैं, उन्हें भी थकान होती है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो बाकियों के कंपैरिजन में जल्दी से बाउंस बैक करते हैं। उनमें नेगेटिव एनर्जी से कोप अप करने की एबिलिटी होती है। वो अपने थॉट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव स्टेट पर लौट आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 3। रेज नेसेसिटी का मतलब है कि हमेशा एक्शन लेने की नीड को फील करो। आपको हर सुबह उठना है, आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जब आप नेसेसिटी को रेज करते हैं तो आप फिर बेस्ट के लिए या फिर चीजों को बेटर होने की विश नहीं करते, आपको कुछ करने की नीड फील होती है। नेसेसिटी आपको आगे मूव करने के लिए फोर्स करती है। अगर आप ऐसा ना करें तो लगेगा कि आप खुद को डाउन फील करते हैं। आपको लगेगा कि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रहे, आप अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पा रहे। तो इसीलिए नेसेसिटी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। ये आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करती है। ब्रेंडन ब्रूचार्ड अक्सर हाई परफॉर्मर्स से ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप इतना हार्डवर्क क्यों करते हैं, आप कैसे इतने फोकस्ड और कमिटेड रहते हैं। इस पर ब्रेंडन को हमेशा सेम आंसर मिलता है। हाई परफॉर्मर्स उन्हें बताते हैं कि ये उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, क्योंकि वो इससे अलग कुछ सोच भी नहीं सकते। उन्हें लगता है कि जैसे कि वो इसी चीज के लिए बने हैं। उनके एक्शंस में एक नेसेसिटी होती है और उन्हें तुरंत एक्ट करना ही होता है, क्योंकि लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बाद में उन चीजों के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहते जो उन्होंने मिस कर दी। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस है जो आप नेसेसिटी को रेस करने के लिए फॉलो कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है, सबसे पहली प्रैक्टिस है नो हु नीड्स योर अ गेम। हाई परफॉर्मर्स हमेशा खुद से पूछते हैं कि क्या वो अपना बेस्ट टास्क कर रहे हैं। अगर आप अपने ए गेम में हैं तो चाहे टास्क कितना ही बेसिक हो, आप अपना ए ही देंगे। ब्रेंडन अपने क्लाइंट्स को ये टेक्निक सिखाते हैं, इसे डेस्क ट्रिगर बोलते हैं। जब भी आप काम करने अपनी डेस्क पर बैठे तो खुद से एक सवाल पूछे, अभी मेरे ए गेम में किसको मेरी सबसे ज्यादा नीड है। ये एक सिंपल टेक्निक है, लेकिन ये आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए रिमाइंड कराती रहेगी, क्योंकि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन है। सेकंड प्रैक्टिस जो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो है अफर्म द वाई। अफर्म का मीनिंग है कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करना। वाई उन गोल्स और पर्पस को रेफर करता है जो आपके एक्शन के पीछे होते हैं। हाई परफॉर्मर्स का हर काम के पीछे हमेशा एक क्लियर पर्पस रहता है, एक वाई रहता है, जिसे वो प्राउडली डिक्लेयर भी करते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो काफी एथलेटिक है तो नोटिस करना कि अपना वर्कआउट रूटीन डिस्कस करके उन्हें कितनी खुशी होती है। जो वो करते हैं उसमें उनको बड़ा मजा आता है और इसीलिए वो इसे हमेशा अफर्म करते हैं। हालांकि हाई परफॉर्मर्स अपने गोल्स को लेकर के हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं डिक्लेयर करते कि वो राइट है, क्योंकि ये लो न्यू अप्रोचेस के लिए भी ओपन रहते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। नेसेसिटी रेस करने की थर्ड प्रैक्टिस है लेवल अप योर स्क्वाड। ये सबसे जरूरी एडवाइसेस में से एक है।
जो ब्रैंडन ब्रूचार्ड अपने क्लाइंट्स को देते हैं। हाई परफॉर्मेंस के लिए आपको पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहना ही होगा, क्योंकि यही आपके स्क्वाड बनेंगे। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, ताकि आप हाई परफॉर्मेंस को पिक कर सके। जो लोग आपको नेगेटिव इमोशंस देते हैं, उनसे दूर रहे। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग लोग जिनमें आपसे ज्यादा एक्सपर्टीज है, उनसे मिलकर आप अपना स्क्वाड लेवल अप कर सकते हैं। इसी के साथ आगे जानते हैं चौथी हैबिट को, जो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, फिर भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे? रीजन ये हो सकता है कि शायद आप जो कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी से मैच ना करता हो, यानी आप जो है उसके साथ आपका काम लाइन में ना हो, जो आपकी एबिलिटी ना हो, फिर भी आप उसे करने में बहुत बिजी है। क्या आप बहुत ज्यादा काम की वजह से बीमार रहने लगे हैं? ये पॉसिबल है कि आप अपनी हेल्थ और वेल बीइंग का ख्याल रखने के साथ प्रोडक्टिव भी बने रहे। कई हाई परफॉर्मर्स ये साबित कर सकते हैं, हार्डवर्क करने के बावजूद वो स्ट्रेस फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही अपनी हैप्पीनेस और फुलफिलनेस नजर आती है। ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे आप अपने लव वंस और अपना ख्याल रखने के साथ ही खुद को प्रोडक्टिव भी रख सकते हैं, और यही चीज आप इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई सुपर ह्यूमन या ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये प्रैक्टिस फॉलो कीजिए, जिसमें से पहली है इंक्रीज द आउटपुट्स दैट मैटर्स। क्या आप हमेशा अपने काम के टाइम अपनी ईमेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं? रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि लोग अपने ऑफिस आवर्स के 28% सिर्फ अपनी ईमेल्स को सॉर्ट आउट करने में खराब करते हैं। सर्च फंक्शन यूज करना ना सब फोल्डर्स क्रिएट करने से ज्यादा एफिशिएंट है। अपनी ईमेल्स को मैनेज करना असल में कोई रियल वर्क नहीं है, और ना ही अपनी फाइल्स क्लियर अप करना कोई प्रोडक्टिव काम है, या फिर मीटिंग अटेंड करना या किसी कुलीग की फॉल्स इमरजेंसी में हेल्प करना। आपको बस एक चीज पर फोकस करना है, और वो है प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट या पीक्यूओ मेकिंग। जी हाँ, प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट बेस्ट आउटपुट है जो आप अपने काम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका पीक्यूओ क्या है, ये मालूम कीजिए, फिर उस पर अपनी सारी अटेंशन और एफर्ट्स लगा दीजिए। अपने पीक्यूओ के साथ कंसिस्टेंसी आपको काफी प्रोडक्टिव बना देगी। अगर कोई टास्क आपके पीक्यूओ का पार्ट नहीं है, तो बेटर होगा कि आप उसे छोड़ दीजिए। आपकी प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट के थ्रू लोग आपको जानेंगे और याद रखेंगे। बीथोवन और मोजार्ट अपनी एक्सेप्शनल कंपोजिशन के लिए फेमस है। बीटल्स ने एक के बाद एक ग्रेट सॉन्ग्स की एल्बम रिलीज की थी। यहाँ और भी एग्जांपल्स हैं। अगर आप कोई ब्लॉगर है तो आपका पीक्यूओ होगा कंटेंट। आपको अपनी राइटिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा और ज्यादा वैल्यू देनी होगी। अगर आप कोई कप केक्स बेचने वाले हैं तो आप कोई 2 बेस्ट सेलर्स चूज करके उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में बेक करके बेच सकते हैं। स्टीव जॉब्स को भी अपने कुछ एप्पल प्रोडक्ट्स ड्रॉप करने पड़े ताकि वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सके। तो आप भी अपना खुद का पीक्यूओ पता कीजिए और फिर अपनी सारी एनर्जी उसे क्रिएट करने में और इम्प्रूव करने में लगा दीजिए। तो क्या आप उस टाइप के हैं जो किसी भी मूव से पहले प्लान्स बना लेता है, या फिर उस टाइप के जो बस शुरू हो जाता है? अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसे चलाने में आपका टैलेंट ही काफी होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा, चीजों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आप कई सारे टास्क में खोकर के रह जाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि चार्ट योर 5 मूव्स। ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की सेकंड प्रैक्टिस है। आप सिर्फ अपनी एबिलिटी के भरोसे पर रह करके बगैर कोई प्लान किए स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये बस एक पॉइंट तक ही काम करेगा। जब कंपटीशन का टाइम आएगा या जब टास्क मिलेंगे, तब आपकी परफॉर्मेंस फेल होने लगेगी। आपका बिगेस्ट गोल क्या है? आपको कई सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करना है। टू बिकम अ हाई परफॉर्मर रिक्वायर्स थिंकिंग मोर बिफोर एक्टिंग। जी हाँ, और साथ ही आपकी एम्बिशन क्या है, आप लाइफ से क्या चाहते हैं, आपका ग्रेटेस्ट ड्रीम क्या है, अपने माइंड में ये सब कुछ क्लियर कर लीजिए। एक बार जब आप क्लियर कर लेंगे तो आप शुरू कर सकते हैं। तो ये चार्ट योर 5 मूव्स आपके काम की चीज है, जो किसी भी टाइप का काम हो, कोई भी करियर रिलेटेड हो, ये सब में काम करता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वीं हैबिट की, जो है डेवलप इन्फ्लुएंस। क्या आपको कभी लगा कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या आप उन्हें अपनी बातों का यकीन दिला सकते हैं? क्या लोग आपको फॉलो करेंगे? इन्फ्लुएंस वो एबिलिटी है जब आप दूसरे लोगों के बिलीव्स और बिहेवियर को अपने हिसाब से शेप करें। आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, तब भी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। शायद आपको लगता होगा कि किसी को इन्फ्लुएंस करना
एकदम इम्पॉसिबल है। लेकिन शायद आप पूछना भूल गए हो, ऐसे भी लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहे, लेकिन रिजेक्शन या जजमेंट का डर आपको हेल्प लेने से रोक लेता है। तो जब तक आप अपने कोवर्कर से कुछ पूछेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने इन्फ्लुएंशियल हैं? यू नेवर नो अंटिल यू आस्क। तो अपने बच्चे, पार्टनर, फ्रेंड या बॉस से रिक्वेस्ट करके तो देखें। फर्स्ट टाइम अगर फेल भी हो गए तो हार मत मानिए, ट्राई करना मत छोड़िए। धीरे धीरे आप बातचीत में बेहतर होंगे और लोगों को आपके आइडियाज समझने का मौका मिलेगा। कुछ और प्रैक्टिस है जिनसे इन्फ्लुएंस डेवलप हो सकती है। पहली प्रैक्टिस है लोगों को सिखाई कि हाउ टू थिंक। इमेजिन कीजिए आपका एक 7 साल का बेटा है, वो अपना मैथ्स का होमवर्क कर रहा है। आप देखते हैं कि वो होमवर्क करते हुए बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहा है, परेशान हो रहा है। वो आपसे आकर बोलता है कि आई हेट मैथ्स। तब आपका रिएक्शन क्या होगा? आप मैथ्स के लिए उसकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वो इसमें इम्प्रूव करे और इसे एंजॉय कर सके, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसके थॉट्स डायरेक्ट करके मैथ्स को उसके लिए एक मजेदार सब्जेक्ट बना दे। ब्रेंडन ब्रुचार्ड अपने हाई लेवल क्लाइंट्स को उनके लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनमें ये एबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉयज की थिंकिंग डायरेक्ट कर सके। लीडर्स को भी चाहिए कि वो कॉम्पिटिटर्स और मार्केट प्लेस को लेकर अपने एम्प्लॉयज के थॉट्स को डायरेक्ट करे। यही चीज हाई परफॉर्मिंग मैनेजर्स को बाकी लोगों से अलग करती है। वो अपने अंडर काम करने वालों को कुछ बड़ा सोचने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे ही मैनेजर हैं, तो आपको अपनी टीम को बताना पड़ेगा, अगर हमें बेस्ट बनना है तो हमें अपने बारे में ऐसे सोचना होगा, अपने कॉम्पिटिटर्स को लेकर के ऐसे सोचना होगा, ऐसे काम करना होगा, अपने फ्यूचर और वर्ल्ड के बारे में इस तरीके से सोचना होगा। तो एक दूसरी प्रैक्टिस जो इन्फ्लुएंस डेवलप करती है वो ये है कि लोगों को ग्रो करने के लिए चैलेंज करे। जी हाँ, ये शायद इस किताब की ना सबसे डिफिकल्ट प्रैक्टिस होगी जो आप यहाँ पर सीखने वाले हैं, और इम्प्लीमेंट पे बहुत मुश्किल भी। जब आप लोगों को चैलेंज करेंगे, वो शायद डिफेंसिव मोड में आ जाए और बोलने लगे कि जाओ जाओ तुम अपना काम करो और हमें अपने हाल पर छोड़ दो। तो हाई परफॉर्मर्स बड़े सटल तरीके से अपने आसपास के लोगों को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो पहले ही उन्हें जता देते हैं कि भाई उनका इंटेंशन सिर्फ आपकी मदद करना है, ऑफेंस करना नहीं। ऐसा करते टाइम वो अपनी टोन को बहुत ही पोलाइट रखते हैं। तो हाई परफॉर्मर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोगों को ग्रो होने के लिए चैलेंज करते हैं। कोबी ब्रायंट ने एक बार कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को इंस्पायर और ट्राई करना, ताकि वो जो भी करना चाहे अपना बेस्ट करे। हाई परफॉर्मर्स दूसरों को भी हाई परफॉर्मेंस के लिए एनकरेज करना चाहते हैं। वे उन्हें ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ चैलेंज देते हैं और साथ ही उनकी मदद करने का सिंसियर पर्पस बताना भी नहीं भूलते। इस तरीके से ये चैलेंज एक इंस्पिरेशन में बदल जाता है। तो चलिए इसी इंस्पिरेशन के साथ अब आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 6 की तरफ, जो है डेमोन्स्ट्रेट करेज। जी हाँ, करेज का मतलब सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाना ही नहीं होता, इसका असली मतलब है चेंज लाना। अपना करेज दिखाने के लिए आपको कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्मॉल डीड्स भी ह्यूज इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मार्क ने एक बार कहा था कि करेज फियरलेसनेस नहीं है, इसका असली मतलब है अपने फियर के बावजूद एक्शन लेना और उस पर बने रहना। तो आप अपना करेज शो करने के लिए क्या प्रैक्टिस चूज करेंगे? पहला ये हो सकता है कि आप स्ट्रगल को ऑनर करें। आज सोसाइटी में हमें हर चीज बहुत ही इजी वे में चाहिए। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं जिससे हमारा हार्ड वर्क काफी कम हो गया है। वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी है और कर्स भी। और प्रॉब्लम ये है कि आज की जनरेशन जितना हो सके उतना स्ट्रगल अवॉइड करना चाहती है। जो कि इजी और कन्वीनियंट है वही आजकल चलता है। अब परसिस्टेंट, डिफिकल्टी और एफर्ट्स, ये सब बीते जमाने की बातें हैं। आजकल ये एक्सेप्टेबल हो गया है कि अगर कोई छोटी सी डिफिकल्टी आ गई है तो इस वजह से बच्चे स्कूल क्विट कर लेते हैं, या फ्रेंडशिप, जॉब या मैरिज तक लोग क्विट कर लेते हैं। लेकिन ये वे ऑफ लिविंग हमें वीक बना रहा है, हमें रियल थ्रेट्स झेलने के लिए कमजोर कर रहा है। करेजियस बनने के लिए हमें लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना होगा। अपना कैरेक्टर स्ट्रांग बनाने के लिए हम अगर स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि स्ट्रगल में एक ऑनर है, ये एक रिस्पेक्ट की बात है। अगर हमने स्ट्रगल फेस किया है तो हार्डवर्क करने वालों का कैरेक्टर बिल्ड होता है, और बगैर स्ट्रगल के कोई ग्रेट लीडर नहीं बन सकता। अगली प्रैक्टिस जो करेज डेमोन्स्ट्रेट करती है वो है अपनी सच्चाई और एम्बिशंस शेयर करना। इंसान फ्री होने की डिजायर रखता है, हम खुद का रियल सेल्फ दिखाना चाहते हैं।
अपनी रियल फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमें डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शन का डर होता है, क्योंकि खुद को सच्चाई से एक्सप्रेस करने में भी करेज की जरूरत पड़ती है। आपको दूसरों को डिसअपॉइंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ अपने स्टैंडर्ड को मैच करना है। अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलिए, अपने एम्बिशंस को शेयर करते रहिए। हाई परफॉर्मर्स कभी भी डिस्करेज नहीं हो सकते, स्पेशली लोगों के क्रिटिसिज्म से तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुद्दा मामला ऐसा है और कंक्लूजन ये निकलता है कि आपने हाई परफॉर्मेंस की 6 हैबिट सीखी, जिनकी मदद से हाई परफॉर्मर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क अपने हाथ में लेकर के पूरा कर दिखाते हैं। इन आदतों को, इन हैबिट्स को अचीव करने के लिए आप भी वो प्रैक्टिसेस को लर्न कर सकते हैं। जब आप कोई प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। इसीलिए ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करें। आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं और एक बार जब आप इसके यूज्ड टू हो जाएंगे तो खुद इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं। इनमें फर्स्ट 3 हैबिट्स पर्सनल के ऊपर ज्यादा है, जबकि बाकी 3 हैबिट्स आपकी सोशल स्किल्स भी इंप्रूव करेगी। तो चलिए इन 6 हैबिट्स को रिव्यू कर लेते हैं जो आपने यहाँ सीखी है। पहली हैबिट है सीक क्लैरिटी। इसके अंडर आप फ्यूचर फॉर की इमेजिनेशन कर सकते हैं, जो है सेल्फ, सोशल, स्किल्स और सर्विस। सेकंड हैबिट है एनर्जी जनरेट करना, और इसे अचीव करने की बेस्ट प्रैक्टिस है टेंशन रिलीज करना, इंटेंशन सेट करना और ब्रिंग द जॉय। और आगे थर्ड हैबिट है रेज नेसेसिटी। आपने सीखा कि ये कैसे पता करेगी कि नो हु नीड्स योर अ गेम, अफर्म द वे और लेवल अप योर स्क्वाड। फोर्थ हैबिट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर में आउटपुट इंक्रीज करने की प्रैक्टिस आती है, जो आपके 5 मूव्स मैटर और चार्ट करती है। फिफ्थ हैबिट है इन्फ्लुएंस डेवलप करना। आपने सीखा कि लोगों को कैसे टीच किया जाए, कैसे उन्हें चैलेंज किया जाए ग्रो करने के लिए। और फाइनली सिक्स्थ हैबिट है करेज डेमोन्स्ट्रेट करना, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अपने स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करनी होगी और अपनी सच्चाई और एम्बिशन को बाकी लोगों के साथ शेयर करना होगा। वर्जिल में एक कोट है, दे आर एबल हु थिंक दे आर एबल। तो अब आप जानते हैं कि किसी सीईओ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर की तरह परफॉर्म करना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ ऐसी हैबिट्स और प्रैक्टिसेस है जिन्हें आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद एक हाई परफॉर्मर है तो आपको ये सीखना है कि कैसे और ज्यादा इम्प्रूव करके अपनी सक्सेस को मेंटेन रखें। तो ये किताब आपको ये पॉसिबिलिटी देती है। अब इस पर एक्शन लेना एग्जैक्टली आपके हाथ में है। वैसे दोस्तों, रिव्यू सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा कि ये समरी आपको कैसी लगी और अगले हफ्ते आप कौन सी समरी सुनना चाहेंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो बिल्कुल आप हमें अपना ढेर सारा प्यार गूगल प्ले में रिव्यू देकर बता सकते हैं। साथ ही साथ यूं ही हमेशा जुड़े रहिए गीगल के साथ। मुलाकात होगी आपसे फिर जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद। कंग्रेचुलेशंस इस बुक समरी को कंप्लीट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कंग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली हमने रीडर्स यानी कि जो बुक्स पढ़ते हैं और सुनते हैं, और नॉन रीडर्स यानी जिनका कोई रिलेशन नहीं है किताबों से, ना वो बुक्स पढ़ते हैं ना सुनते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर्स स्टडी किए और हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले हैं। हमें लगता है कि पहले आपने ये फैक्ट्स कभी भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि इसमें से काफी सारे फैक्ट्स पहले हमने भी नहीं सुने थे। जैसे, क्या आपको पता था कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक अनएजुकेटेड मदर के बच्चे की डेथ के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू एक एजुकेटेड मदर के। क्या आपको पता है कि एक स्टडी से पता चला है कि रीडर्स अपनी लाइफ से ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं, जबकि ज्यादातर नॉन रीडर्स अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड रहते हैं, यानी कि असंतुष्ट। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक नॉन रीडर की मेमोरी ओल्ड एज में जल्दी डिक्लाइन होती है, लेकिन एक रीडर का माइंड एंगेज्ड रहता है, इसीलिए उनकी मेमोरी कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिव रहती है। तो आई होप आप खुश होंगे कि एज अ रीडर जो गीगल में आप बुक समरीज पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो हमें कितने सारे फायदे देती है। एनीवेज, कुछ दिन पहले हमारे एक टीम मेंबर ने हमसे कहा कि इंडिया में रियल एजुकेशन स्टार्ट तब हुई जब गीगल ने ऐप लॉन्च की। अब ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, बट रियलिटी ये है कि हमारी समझ से हम ज्यादा उन लोगों से सीख सकते हैं जिन्होंने अपने काम में 30 से 50 साल दिए हैं, और ये लर्निंग अनफॉर्चुनेटली हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स से नहीं हो सकती। तो ज्यादा बुक्स पढ़ना एक अनफेयर एडवांटेज है, क्योंकि एक एवरेज इंसान के माइंड में बस उतने ही आइडियाज होते हैं जो उसने अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स से सीखे होते हैं। लेकिन एक रीडर्स के पास वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स के बहुत सारे आइडियाज होंगे।
फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो रॉबर्ट कियोसाकी की सिर्फ एक किताब पढ़ रहा है, रिच डैड पुअर डैड, और दूसरा इंसान है जो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के साथ साथ उनकी बाकी सारी किताबें भी पढ़ रहा है, जैसे कि रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ, रिच डैड्स बिफोर यू क्विट योर जॉब, रिच डैड सक्सेस स्टोरीज, रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग एटसेट्रा। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई इंसान है जो रॉबिन शर्मा की सिर्फ एक बुक सुन रहा है, द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, या फिर कोई इंसान इस बुक के साथ साथ रॉबिन शर्मा की बाकी किताबें भी सुन रहा है, जैसे कि द लीडर हु हैड नो टाइटल, मेगा लिविंग, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, द 5 AM क्लब एटसेट्रा। तो आप जस्ट सोच कर देखिए यहाँ पर कि किसे अनफेयर एडवांटेज मिलेगी, किसके जीतने के चांसेस, आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब ये सुनने के बाद में हमें से काफी लोग सोच रहे होंगे कि रूबी, इनमें से काफी सारी किताबें तो प्रीमियम में है और गीगल प्रीमियम बुक समरीज को फ्री क्यों नहीं कर देते, और ऐसी मेल्स भी हमें काफी रिसीव होती है। तो इसका आंसर देने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की, जिसमें 4 साल लगाए, फिर 7 से 8 साल अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, और आपकी फैमिली भी है। अब अगर आप गीगल की एप्लीकेशन के लिए 1 लाख लाइन से भी ज्यादा लाइंस का प्रोग्राम लिखते हैं, हर रोज पूरा दिन गीगल ऐप को इम्प्रूव करने में लगाते हैं, लेकिन गीगल आपको पे ही नहीं कर पाता, तो आप अपनी फैमिली को छोड़ करके कितने दिन ये काम करेंगे? आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि इस सिंपल से दिखने वाली एप्लीकेशन के पीछे एक पूरी टीम है, जिसमें इंजीनियर्स के अलावा ट्रांसलेटर्स, राइटर्स, एडिटर्स और डिजाइनर्स भी हैं, जो कि फुल टाइम इस पर काम कर रहे हैं। क्या उन्हें हम लोगों को पे नहीं करना चाहिए? इन शॉर्ट, जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि हम पूरी मेहनत और सिंसियरली काम कर रहे हैं, लेकिन हमें आपका सपोर्ट भी चाहिए, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं गीगल की सब्सक्रिप्शन लेके। कई लोगों को लगता है कि ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही महंगी है, कॉस्टली है, तो अगर हम गीगल लाइब्रेरी में पड़ी सारी बुक्स की कॉस्ट को ऐड करें तो वो करीबन 4.5 लाख रुपए के आसपास आती है, और उन्हें समराइज करने की कॉस्ट करीबन 46 लाख यानी कि 46 लाख रुपीस आती है, जिसमें राइटर्स, ट्रांसलेटर्स, प्रूफ रीडर्स, एडिटर्स, सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है, और इसके अलावा इंजीनियर्स की कॉस्ट अलग से। तो अगर आप इस 4.5 लाख या 46 लाख को 3 साल की सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यानी कि 2 रुपए 30 पैसे, मतलब 2.5 रुपए से भी कम से कंपेयर करें तो शायद हमें ये कॉस्ट थोड़ी कम लगे। वैसे हम में से कई स्टूडेंट्स की मेल्स आई थी कि उनके पेरेंट्स इन सब्सक्रिप्शंस को अलाउ नहीं करते, तो प्लीज आप थोड़ा टाइम निकाल करके ये मैसेज उन्हें जरूर सुना सकते हैं, और ये सुनने के बाद, जानने के बाद, अगर उन्हें एज अ पेरेंट लगता है कि अभी भी आपको इस ऐप पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो डिसीजन ठीक ही होगा। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है। जब तक इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हम मेहनत कंटिन्यू रखेंगे और ये प्लेटफॉर्म चलता रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में कोई वैल्यू नहीं लग रही है तो इसे ड्रैग करना भी यूजलेस ही होगा। एनीवेज, अपनी लर्निंग की हैबिट्स को मत छोड़िएगा, सीखते रहिए और अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को ग्रो करते रहिए। जय हिंद।